फ्रेंड्स, आज हम मैनेजमेंट की फिनेंस से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनके वीडियोस लेके आए हैं जो सबके लिए बहुत फ्रूटफुल है। मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो उसे अच्छे से देखिएगा और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मोस्टली हम फिनेंस जो है हमारा बहुत ही वाइड टॉपिक है, इसमें हम इसका स्टार्टिंग बैलेंस शीट से करते हैं। तो चलिए बैलेंस शीट तक आते हैं। देखिए, बैलेंस शीट की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास बैलेंस शीट में पहले जो सबसे फर्स्ट साइड आती है वो है आपकी लायबिलिटीज़। अब लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? जो हमें पे करनी है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है हमारे पास कैपिटल्स कौन से होंगी? जो पार्टनर कैपिटल लेके आए हैं। देन आफ्टर डैट हमारा है, फिर उसके बाद हमारे पास है नेट प्रॉफिट। देखिए, नेट प्रॉफिट क्या होता है कि जो हम किससे निकालते हैं? नेट प्रॉफिट हमारा आता है पीएनएल से। फिर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा पार्टनर्स का, उसको हम प्लस करेंगे। आफ्टर दैट जो पार्टनर्स ने ड्राइंग निकाली हुई हैं, जो ड्राइंग्स हैं उसे हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, डिडक्ट करेंगे। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम डिडक्ट कर देंगे। देन आफ्टर दैट फिर हमारे पास आते हैं क्रेडिटर्स वो है जो जिनसे हमने पैसा लिया हुआ, वो हमारे क्या है? क्रेडिटर्स। और अगर हम बात करते हैं सन्ड्री की, तो सन्ड्री मीन्स वेरियस। अगर हम बात करते हैं सन्ड्री की तो सन्ड्री मीन्स क्या होता है? वेरियस। तो हमारे पास जो बहुत ढेर सारे जो क्रेडिटर्स हैं उनको हमें क्या करना है? उनसे हमें पैसा चुकाना है, वो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गए। देन उसके बाद हमारे पास आता है बिल पेएबल। जो बिल पेएबल होता है उसे क्या करना है? हमको पे करना है। वो बिल जो लिखा गया है हमारे नाम से कोई सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उसको पे करना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो रह गए हैं उन्हें पे करना है। देन इनकम रिसीव्ड हो चुकी है इन एडवांस। देखिए, अब इन्होंने इधर बात की है एडवांस की, तो जो इनकम रिसीव्ड हुई है एडवांस में उसे क्या करना है? उसे हमें पे करना है। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की बात अगर हम करते हैं तो एडवांस में जो रिसीव हुआ है वो हमारी लायबिलिटी साइड में आएगा। लोन ऑन मोर्टगेज मतलब कुछ हमने रख के मतलब कुछ पेपर्स रख के, घर के पेपर्स रख के कुछ लोन लिया है तो उसको पे करना है, ठीक है। आफ्टर डैट है हमारा ओवरड्राफ्ट में क्या है? जब हमारे बैंक में हमारे अकाउंट में पैसा ख़त्म हो जाता है, उसके बाद भी कुछ बिल्स को पे करता है, बैंक छूट देता है कि आप इस बिल्स को पे कर दीजिए, तो वो किस में आता है? ओवरड्राफ्ट में आता है कि हमारी पेइंग कैपेसिटी नहीं थी, उसके बाद भी बैंक ने हमें परमिशन दी बिल्स पे करने की और उसने उसके थ्रू हमारे जो बिल्स हैं वो पे हुए हैं। फिर रिज़र्व्स की बात करते हैं। देखिए, रिज़र्व्स वो चीज़ें हैं जो हम अनसर्टेनिटी के लिए रखते हैं। ये किस में आएगा? ये बैलेंस शीट में आएगा। अब हम जो हमारी बैलेंस शीट है उसमें जो लायबिलिटी साइड हमेशा ये कहती है कि जो हमें पे करना है, जिनका हमें पेमेंट करना है, वो हमारे किस में आएगा? लायबिलिटी साइड में आता है। अब आते हैं हम एसेट साइड की बात करते हैं। एसेट साइड की अगर बात करते हैं तो इसमें आता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। देखिए, सबसे ज़्यादा लिक्विडेबल एसेट क्या है? हमारे पास जो कैश रहता है हमारे हाथों में। फिर कैश एट बैंक हो गया, बैंक में जो पड़ा है। आउटस्टैंडिंग इनकम मीन्स जो अभी हमें रिसीव होनी है, मे बी 2-3 दिन बाद, कुछ टाइम बाद, लेकिन वो हमें रिसीव होगी। प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर हम बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस की, तो वो एक्सपेंसेस जो हमने बहुत पहले ही पे कर दिए हैं, तो वो किस में आ रहे हैं? हमारे एसेट साइड में आते हैं। देन इन्वेस्टमेंट, कहीं से हमने इन्वेस्टमेंट किया है जिससे हमें इंटरेस्ट मिलना है, तो वो क्या है? इंटरेस्ट मिलेगा, तो हमारी एसेट्स में आता है। डेटर्स मीन्स सन्ड्री डेटर्स मीन्स अभी हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स की बात की थी लायबिलिटी साइड में। सन्ड्री डेटर्स में क्या हो जाएगा? वही क्रेडिटर्स आ जाएंगे, वही सन्ड्री मीन्स वेरियस और डेटर्स मीन्स जो हमको पैसा देंगे, ठीक। उसके बाद बिल रिसीवेबल। अब
बिल बना है हमारे नाम से जो हमें कुछ सर्टेन पीरियड में रिसीव होगा, तो ये आ गया। फिर एडवांस गिवन, जो हमने एडवांस दिया है वो हमारा सन्ड्री, वो हमारा एसेट्स में आता है, सॉरी सन्ड्री में नहीं, एसेट्स में आता है। देन इसके बाद हमारी लैंड एंड बिल्डिंग हो गई जो हमारे फिक्स एसेट्स में है। फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स हो गए, फर्नीचर्स और फिटिंग्स में क्या आता है आपका, फर्नीचर्स भी हम फिक्स एसेट्स में काउंट करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क क्या है हमारा इनटेंजिबल एसेट्स है। गुडविल हमारी इंटेंजिबल एसेट है। और क्लोजिंग स्टॉक जो हम किस में इंक्लूड करेंगे, जो हम नेक्स्ट ईयर के स्टॉक में इंक्लूड करेंगे वो हमारे क्या है, एसेट है, इसलिए हमने इसे एसेट साइड में रखा है। तो ये हो गई हमारी बैलेंस शीट ओवरऑल ख़त्म। मोस्टली क्या होता है कि आपको फिनेंस में इससे रिलेटेड जो MCQs बनेंगे तो उसमें क्या कहा जाता है कि आप एक प्रॉपर सीक्वेंस में रखिए कि जिस तरह से ये एक्टिविटीज़ होती हैं वेरियस, तो उसमें उसी को प्रॉपर सीक्वेंस में रखना है। तो जिसमें लिक्विडिटी ज़्यादा है, किसमें कम है, उसी बेसिस पे हमें से मेंटेन, मोस्टली क्या है इसका परफॉर्मा ऐसे ही बनता है। अगर आपने इसको ऐसे समझ लिया तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो ईजिली शॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो हम देखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS2 हमें क्या बताता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बता रहा है हमें कि हमें AS2 में इन्वेंट्री को कैसे ट्रीट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। डेप्रिसिएशन AS4 में आ रहा है, रेवेन्यू AS9 में आ रही है और फिक्स एसेट्स हमारी AS10 में आ रही है। AS11 में कैश फ्लो आ रहा है आफ्टर डिमोनेटेड इन फॉरेन करेंसी, मतलब जो कैश के ट्रांजेक्शन्स हुए हैं फॉरेन करेंसीज़ में उसको कैसे हमें ट्रीट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। देन आपका अमालगमेशन हो गया AS14 मीन्स मर्जर के बारे में बताता है। AS20 हमें अर्निंग पर शेयर के बारे में बता रहा है। और इंटेंजिबल एसेट्स हमें AS26 में पता चलता है। इंटेंजिबल एसेट्स आप सभी को पता है, ट्रेडमार्क, गुडविल, पेटेंट, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। करते हैं मर्जर और एक्विजिशन की। देखिए मर्जर और अमालगमेशन, जो आपका मर्जर है और जो अमालगमेशन है वो सेम टर्म है। कंफ्यूज करते हैं मर्जर कभी देखे कभी अमालगमेशन देखे, तो जो अमालगमेशन होगा वही आपका मर्जर है। इसमें क्या होता है, दो कंपनियां एक साथ आती हैं जिसमें से एक सर्वाइव करती है और जो दूसरी है वो अपना एक्सिस्टेंस को उसका एक्सिस्टेंस ख़त्म हो जाता है। ये दो तरह का होता है, मर्जर बाय एब्जॉर्प्शन और मर्जर बाय कंसोलिडेशन। जो एब्जॉर्प्शन है उसमें एक कंपनी ने दूसरे को एब्जॉर्ब किया, मींस A+B = A, ठीक है। और अगर कंसोलिडेशन की बात करते हैं तो इसमें है A+B = AB। अब इसमें क्या है कि ये A और B दोनों मर्ज होके AB में हो गई हैं, जिसमें एक कंप्लीट, इसमें अब क्या है इनका नया न्यू नेम आ गया, न्यू फॉर्म का नेम आ गया है, ठीक है। A और B, AB हो गया है, A+B मिलके क्या हो गया है, AB हो गया है। तो अब इसके कुछ अगर हम एग्जांपल्स देते हैं मर्जर और एक्विजिशन के, मर्जर और अमालगमेशन के अगर कुछ एग्जांपल देते हैं, देखिए तो इसमें क्या है, जी एंटरटेनमेंट और सोनी का, फिर इंडस टावर का, भारतीय इंफ्राटेक मर्जर, फिर वोडा आइडिया मर्जर, ये एग्जांपल्स हैं आपके मर्जर के। टेक ओवर और एक्विजिशन क्या है आपका, टेक ओवर में क्या है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है, जिसमें जो कंपनी को जो टेक ओवर करती है कंपनी, वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस पे कंपनी को आगे रन करती है। रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए रियल अकाउंट में क्या होता है, एसेट्स और पोजीशन के लिए ये यूज़ होता है, इसलिए जो भी इसकी एंट्रीज़ होती हैं उसको डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। उसके बाद बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट मोस्टली हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स के लिए यूज़ होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जितने लॉस होंगे उसको डेबिट करेंगे और जितने गेंस हैं उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। उसके बाद हमारा पर्सनल अकाउंट है, जिसमें डेबिट द रिसीवर, जिसने रिसीव किया उसको हम डेबिट करेंगे, और क्रेडिट द गिवर, और क्रेडिट करेंगे जो दे रहा है उसको।
ठीक है। करते हैं रेशियोज़ की। तो रेशियोज़ जो इम्पोर्टेंट रेशियोज़ हैं जो फाइनेंस में मोस्टली क्वेश्चंस रेज होते हैं जिनसे, उनको हम देख लेते हैं। जैसे कि अब हमारा हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये हमेशा ही पूछा जाता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे निकालते हैं, ये हम निकालते हैं ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेजेस, देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मीन्स जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, और उससे लेस क्या कर दिया हमने, क्लोजिंग स्टॉक। इससे क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया हमारा। ठीक, अब उसके बाद बात करते हैं सीजीएस और कैसे निकाला जाता है। तो आपका ये सेल्स लेस जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, सीजीएस निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म में आता है हमारा, उसके बाद हमारा पूछा जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो ऐसे निकालेंगे। और उसके बाद आप अगर इसको आप नेक्स्ट फार्मूले से इसको आप कैसे निकालेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। मोस्टली इसके फार्मूले पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा फार्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं, तो इसके थ्रू निकाल सकते हैं। देन आपका आता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड जो रेशियो है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हम फाइंड आउट करते हैं फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। अब उसका नेक्स्ट फार्मूला है लॉन्ग टर्म डेब्ट, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस लेस फिक्शियस। आपके फिक्शियस एसेट्स कौन सी हैं, इंटेंजिबल एसेट्स का फिक्शियस एसेट्स कहते हैं। और नॉन बिजनेस एसेट्स, जो बिजनेस की एसेट्स नहीं है, उनको आप लेस कर देंगे, तो इससे आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल देंगे। नेक्स्ट फार्मूला है टेंजिबल फिक्स एसेट्स एंड इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स। टेंजिबल फिक्स एसेट्स आपकी जो है प्लांट मशीनरी और ये सारी चीज़ें आ गई। इनटेंजिबल्स में गुडविल पेटेंट आ गया, लेस आपका करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियोज़ हैं जो मोस्टली हमारे एमसीक्यूज़ में, फाइनेंस के एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में एक बार आप एंड में ये जब एग्ज़ाम के लिए जाइएगा तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने शॉर्ट जो आपके माइंड में थोड़ा सा भी अगर कुछ इनके बारे में थोड़ा सा भी आपके माइंड में अगर थॉट्स होंगे, मतलब आप कुछ जानते होंगे, तो ईज़िली आप उसके आंसर्स दे सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आप सभी जानते हैं कंपनीज़ में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन लगता है, तो उसके लिए जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो किस लिए यूज़ होता है, वो आपका इंटरनली जो ड्यूटीज़ होती हैं कि हम कंपनीज़ को कैसे मैनेज करेंगे, शेयर होल्डर्स के राइट्स क्या हैं, इन सब के बारे में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, स्कोप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, की बिजनेस एक्टिविटीज़ का स्कोप क्या है कंपनी में, और उसके इन्फॉर्मेशंस ऑफ अबाउट द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। और मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो आपका जो आप कंपनीज इंटरनली मैनेज करते हैं, मींस इंटरनली रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं उसके लिए। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है कि इसमें आपके आउटसाइडर्स के लिए जो आप जैसे आप रूल्स फॉर्म करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। उसके बाद है हमारा एक्ट और सेक्शंस जो फाइनेंस में मोस्टली पूछे जाते हैं, कौन सा कहाँ कैसे आता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें क्या आ रही है, आपका 11 इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 क्या कहता है। पहले हम इसे क्या सोचे, मैं तो हमेशा यही सोच रही थी पार्टनरशिप में आता है, लेकिन इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 में इन्होंने बताया है कि बैंकिंग फर्म्स क्या होते हैं, वो उसमें जो पार्टनर्स होंगे वो 10 होंगे, और उसके बाद अदर जो बिज़नेस हैं उसमें कितने होंगे, 20 होंगे। फिर इसके बाद है लाइबिलिटीज़। फिर इसके सेक्शन की बात करते हैं, तो सेक्शन 25 में लाइबिलिटीज़ ऑफ द पार्टनर्स के बारे में बताया गया है। सेक्शन 31 में एडमिशन ऑफ द पार्टनर, सेक्शन 32 में रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर एंड सेक्शन 34 इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर। जितना मैंने स्टडी किया है उसमें सेक्शन